एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अलग अलग थ्योरीज जो हमें बताती हैं कि बायोलॉजिकल टर्म्स में इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ओके, सो द फर्स्ट थ्योरी इज लेमार्किज्म। लेमार्किज्म यानी लेमार्क ने हमें थ्योरी दी थी द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, जिसमें बेटा इन्होंने बोला था कि जिस ऑर्गन को हम ज्यादा यूज करेंगे वही ऑर्गन हमारा डेवलप होता जाएगा और स्ट्रेंथन होता जाएगा, जबकि वो ऑर्गन जिसको हम यूज नहीं करेंगे वो वीक होता जाएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने एग्जाम्पल लिया जिराफ का। इन्होंने देखा कि जिराफ को लंबे पेड़ों से पत्तियां तोड़ के खानी थी, जिसके लिए इन्होंने अपनी गर्दन ऊपर करनी शुरू करी और धीरे धीरे इनकी इलॉन्गेटेड नेक्स अडैप्ट हो गई। ये इनका एक्वायर्ड कैरेक्टर था, क्योंकि बर्थ के बाद इन्होंने ये एक्वायर करा ताकि वो नेचर में सरवाइव कर पाए, अपने लिए खाना ले पाए, लंबे पेड़ों से लीव्स को तोड़ पाए। ठीक है, फिर इन्होंने देखा कि ये जो इनका एक्वायर्ड कैरेक्टर था ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट हो गया, तो उस बेसिस पे इन्होंने दी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी बर्थ के बाद जो कैरेक्टर्स हम एक्वायर करते हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। बट आपको पता है ऐसा तो नहीं होता। जैसे हम पियर्सिंग करवाते हैं तो पियर्सिंग हमारी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट थोड़ी ना होती है, जबकि पियर्सिंग तो हम बर्थ के बाद करवाते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो इस थ्योरी को डिसअप्रूव करा ऑगस्ट वेस्टमैन ने और इन्होंने दी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। इन्होंने बोला जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स की वजह से ही ट्रांसमिट होते हैं, ना कि सोमैटिक सेल्स की वजह से। जर्म सेल्स क्या होते हैं, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, दीज आर द सेल्स विच फॉर्म गैमीट्स, और हमें पता है कि रिप्रोडक्शन गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन से ही होता है। तो गैमीट्स में यानी जर्म सेल्स में जो भी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगा वही इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो ऑगस्ट वेस्टमैन ने बोला कि जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो जर्म सेल से ट्रांसमिट होते हैं, ना कि सोमैटिक सेल से। क्लियर? देन नेक्स्ट थ्योरी आई बेटा डार्विन की थ्योरी, जिसको बोलते हैं हम डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या फिर डार्विनिज्म। इसके दो की कॉन्सेप्ट थे, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। ये दोनों ही हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर उसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जो सबसे ज्यादा फिट होता है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी वो अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन शो करता है जिससे उसी की प्रोजेनी बनती है, वो नए कैरेक्टर्स डेवलप करती हैं और इस तरह से वो पूरी स्पीशीज सरवाइव करती है। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट कब हुआ बेटा, जब अर्थ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी की सेलुलर फॉर्म्स अराइज हुई, यानी काफी सारी सेलुलर फॉर्म्स हैं, हर एक की मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी डिफरेंट है, तो जिसकी सबसे अच्छी होगी वही नेचर में सरवाइव करेगी, वही रिप्रोडक्शन करेगी और वही नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी। तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब कितनी नई लाइफ फॉर्म्स अपेयर होंगी या किस रेट से अपेयर होंगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा उस स्पीशीज के लाइफ स्पैन पे। जैसे जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, तो अगर हम उसको एक मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं जिसमें उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरिया छोटा लाइफ स्पैन होने के कारण काफी जल्दी नई फॉर्म्स अपेयर कर लेगा, यानी उसका जो रेट ऑफ अपेयरेंस है वो बहुत हाई है। ठीक है, बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का लाइफ स्पैन तो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ह्यूमंस की नई फॉर्म्स बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी उनका रेट लो है। ठीक है, सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ स्पैन। ठीक है, देन फिटनेस क्या होता है बेटा, अगर हम नेचर में हैं और हम कोई नई अडेप्टेशंस अडेप्ट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं फिटनेस। ये हम क्यों अडेप्ट करते हैं, नेचर में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, सो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी, हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के ऊपर। क्लियर बेटा? ओके, देन हमें बोला गया कि जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी डार्विन की, ये प्रोबेबली थॉमस मैल्थस के वर्क से इन्फ्लुएंस हुई होगी। कैसे? थॉमस मैल्थस ने बोला था बेटा अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो पॉपुलेशन का जो साइज है वो हमेशा ग्रो करेगा, यानी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ शो करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक ऑफस्प्रिंग, हर एक जो स्पीशीज है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से रिप्रोडक्शन शो करेगा।
पर अगर हम फैक्ट्स को देखें तो हमें पता है कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो लिमिटेड है और ये डिपेंड करता है रिसोर्सेज पे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इसीलिए पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन होता है और जो सबसे ज्यादा फिट होता है वही सर्वाइव करेगा, सबसे ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। तो इसी बेसिस पे डार्विन ने बोला कि अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस होते हैं जो कि हेरिटेबल होते हैं और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेटर बनाते हैं। यानी जो वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ताकि नेचर में कोई ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट हो सके, ये हेरिटेबल है, यानी ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेटर बना रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, जिससे क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा और नई प्रोजेनीज प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, तो जो सर्वाइवर होंगे नेचर में वही प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, इनमें चेंजेस होंगे, नई फॉर्म्स बनेंगी और इस तरह से इवोल्यूशन होगा। क्लियर बेटा? इसके बाद हमें बोला गया कि नेचुरल सिलेक्शन कुछ फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, विच आर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन साइज स्टेबल होता है और वेरिएशंस इनहेरिटेबल होते हैं, और ये सारे फैक्ट्स हमें ऑलरेडी पता हैं। ठीक है बेटा, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। देन ब्रांचिंग डिसेंट हम अडैप्टिव रेडिएशन को बोलते हैं कि एक पॉइंट से एक स्पीशीज अलग अलग तरह से अडैप्ट करेगी और अलग अलग स्पीशीज डेवलप हो जाएंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इसका एग्जांपल था डार्विन्स फिंचेस। ठीक है बेटा, ओके। अब नेक्स्ट थ्योरी थी ह्यूगो डी वेरिस की, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। इन्होंने ये थ्योरी ओइनोथेरा लेमार्कियाना यानी इवनिंग प्रिमरोज पे ऑब्जर्वेशंस के बाद दी थी। इन्होंने बोला था कि जो नई स्पीशीज बनती हैं वो सडन चेंजेस की वजह से बनती हैं जो कि हेरिटेबल होते हैं और इनको बोलते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशन सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कैसे भी हो सकते हैं और ये बार बार होते हैं और इनडिटर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये थी ह्यूगो डी वेरिस की म्यूटेशन थ्योरी। डार्विन ने हमें वेरिएशंस के बारे में बताया और ह्यूगो डी वेरिस ने हमें म्यूटेशंस के बारे में बताया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लास्ट थ्योरी की तरफ, विच इज द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब क्या हुआ बेटा, जो डार्विन ने थ्योरी दी थी उसके दो ड्रॉबैक्स थे, शॉर्टकमिंग्स थे, कि वो ये नहीं बता पाए थे कि वो जो वेरिएशंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं और जो ये वेरिएशंस हेरिटेबल हैं इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में इन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम किया गया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। हेरिडिटी का नेचर तो अब हम पढ़ चुके हैं कि जीन्स की वजह से होता है, पूरी यूनिट हमारी उसी के ऊपर थी। और वेरिएशंस के सोर्सेज क्या हैं, इसके लिए आए हमारे पास, हमें बोला गया कि जो वेरिएशंस हैं ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, जो कि किस वजह से हो सकते हैं, म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंजेस। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकते हैं, जो कि आपको पता है कब होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे मियोसिस में, या फिर रिप्रोडक्शन के टाइम पे। हाइब्रिडाइजेशन से हो सकते हैं, या फिर जीन माइग्रेशन से, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट से। जेनेटिक ड्रिफ्ट में फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट आता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा, जब किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से एक पॉपुलेशन में जीन पूल चेंज होता है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये दो टाइप का हो सकता है, फाउंडर इफेक्ट, या तो नई स्पीशीज डेवलप हो जाएगी, या फिर बॉटलनेक इफेक्ट, पुरानी स्पीशीज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये थी हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इतनी ही थ्योरीज हमें पढ़नी है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। अब इसको हम देख लेते हैं एनसीईआरटी से। ओके, so biological evolution. Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on Earth. The essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan. Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. ये जो हमने बोला ना बेटा कि जो नई स्पीशीज के बनने का रेट है वो लाइफ स्पैन से रिलेटेड है, उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बोल रहा है कि माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड component. A change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive.
Under the new conditions, in due course of time, this variant population outgrows the others and appears as new species. This would happen within days. For the same thing to happen in a fish or fowl would take millions of years as lifespans of these animals are in years. तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया है और फिशेस का एग्जाम्पल लिया है. बैक्टीरिया का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू फिश. तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर देते हैं जबकि फिशेस को टाइम लग जाएगा. ठीक है. Here we say that fitness of B is better than that of A under the new conditions क्योंकि B ने अडाप्ट कर लिया. Nature selects for fitness. Very important line. One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherited. यही सारी चीजें बेटा अभी हमने पीछे डिस्कस करी हैं. Okay? Hence, there must be a genetic basis for getting selected and to evolve. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability is inherited. It has a genetic basis. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution जो कि हम पढ़ चुके हैं. Even before Darwin, a French naturalist, Lamarck, had said that evolution of life forms had occurred but driven by use and disuse of organs. He gave the examples of giraffes who, in an attempt to forage leaves on tall trees, had to adapt by elongation of their necks. As they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generations, giraffes slowly over the years came to acquire long necks. Nobody believes this conjecture anymore. तो यही अभी हमने डिस्कस किया कि लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज की थ्योरी दी थी जिराफ का एग्जांपल लेके, जो कि बाद में डिसअप्रूव कर दी गई बाय ऑगस्ट वेस्टमैन. इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? चलिए अब आप बताइए बेटा कि इवोल्यूशन खुद एक प्रोसेस है या फिर किसी प्रोसेस का रिजल्ट है? तो बेटा अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस नोन एज इवोल्यूशन. द वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट एंड एनिमेट इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ evolution. When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection. तो यहाँ पे अगर हम world की बात कर रहे हैं तो evolution एक process है, but अगर हम life की बात कर रहे हैं तो evolution result है एक process का which is natural selection. Clear beta? We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as processes or end results of unknown processes. और ये debate अभी भी चालू है कि ये process हैं या फिर result हैं. Okay? It is possible that the work of Thomas Malthus on populations influenced Darwin. Natural selection is based on certain observations which are factual. For example, natural resources are limited, populations are stable in size except for seasonal fluctuation, members of a population vary in characteristics. In fact, no two individuals are alike. Even though they look superficially similar, most of variations are inherited, etc. The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduced maximally, this fact can be seen in a growing bacterial population, and the fact that population sizes in reality are limited means that there had been competition for resources. Only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. यही सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस करी हैं. The novelty and brilliant insight of Darwin was this. He asserted that variations which are heritable and which make resource utilization better for few adapted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time, over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristic and hence new forms appear to arise. ठीक है, तो ये है बेटा हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और उससे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज. आई होप आपको समझ में आई होंगी. इसको ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, वीडियो में प्रॉपरली सुनेंगे और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे. ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.